गुड मॉर्निंग भाई सबको। राहुल जी, चंदन जी, काजल, आर्य सिंह, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं AK सिंह। जैसा कि आप सभी लोग पहचानते हैं, जो लोग हमें देख चुके हैं ऑफलाइन प्लेटफार्म पे, अब आप लोगों के सामने मैं ऑनलाइन प्लेटफार्म पे भी उपस्थित हूँ। आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी का आ रहा था रिक्वेस्ट कि सर ऑनलाइन क्लास शुरू किया जाए, तो चलिए अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। बात करेंगे हम आप लोगों के सामने इंग्लिश का। सभी लोग जानते हैं आप हमको, हम अपने बारे में ज़्यादा बताएंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, सीधे सीधे हम चलते हैं आपके सिलेबस की ओर और बात करते हैं हम इंग्लिश के बारे में। तो आप लोग सभी जानते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, कि इंग्लिश उसमें एक अहम ही भूमिका निभाता है और उसको भी लेकर के हमें आगे चलना होगा अगर आप तैयारी कॉम्पिटिटिव लेवल का करते हैं तो इंग्लिश की तैयारी कैसे किया जाए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम में लाया जा सके। इसके लिए हम आप लोग का प्रयास करेंगे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। तो सबसे पहले तो हम इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मेरा आज का क्लास जो होने वाला है वो होने वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो चर्चा करेंगे हम इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको उसके बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इंग्लिश के बेसिक का बात करें तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। अलग अलग आप लोगों ने ग्रामर में देखा होगा और बहुत सारे बुक में देखा होगा, लेकिन मेरा जो थॉट है उसके हिसाब से मैं आगे लेकर के चलता हूँ कि पहला तो मैंने रखा अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद मैंने रखा वर्ड को और उसके बाद हमने रखा ग्रामर को। अब जरा समझेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये इंग्लिश का बेस है। ये अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश का बेस है। इसी के माध्यम से हम आगे इंग्लिश को सीख पाएंगे। अब कहिएगा ये अंडरस्टैंडिंग क्या है, इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं सर, तो आप इसका बात कैसे कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन आती है। जैसे आपके एग्जाम में मैं देखूं, आपको देखने के लिए मिलता होगा पैसेज, आपको देखने के लिए मिलता होगा क्लॉज टेस्ट, आपको देखने के लिए मिलता होगा सेंटेंस अरेंजमेंट। ये आपका अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। ये आपका अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। अगर मैं पीटी का बात करूं, SSC का, तो ये पीटी में यह तो क्लॉज टेस्ट, ये पैसेज आपके आएंगे जो 5 नंबर के हो सकते हैं, यह तो यह ए आएंगे। दोनों में से कोई एक, जो भी एग्जाम का पैटर्न है, जो भी ट्रेडिंग में चला हुआ है। अगर सेंटेंस अरेंजमेंट का बात करें तो 2 नंबर है। उसके बाद आते हैं हम वर्ड पे। आपको वर्ड पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर इंग्लिश समझनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो लिखने के लिए भी सीखना है, तो आपको वर्ड पे फोकस करना होगा। अब कहिएगा वर्ड से एरर नहीं आता, तो वर्ड से भी आता है क्वेश्चन। आपका इडियम का क्वेश्चन आता है, आपका स्पेलिंग टेस्ट आता है, स्पेलिंग टेस्ट आता है। ये क्वेश्चन है, ये 1 या 2 हो सकता है। पीटी में 1 या 2 हो सकता है, ये भी 1 या 2 हो सकता है, ये भी 1 या 2 हो सकता है। अगर मैं बात करूं ग्रामर का, तो ग्रामर सेक्शन में भी क्वेश्चन आता है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, जैसे कि कॉमन एरर,
सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब आते हैं ग्रामर के पार्ट से। फिलहाल हम समझेंगे कि इंग्लिश का जो बेसिक होता है वो 3 चीजों पे टिका हुआ है, अंडरस्टैंडिंग, वर्ड और ग्रामर। अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1 नंबर में आता है, वर्ड 2 नंबर और तीसरे नंबर पे ग्रामर। अब चर्चा हम इसको यहीं पे थोड़ा सा छोड़ते हैं। इस पे हम अगर चर्चा विस्तार से करेंगे तो थोड़ा वीडियो 1 घंटा का जाएगा। हम अलग से इसका वीडियो डालेंगे, कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कितना आता है वो मैं चैप्टर वाइज आपको डील करके बताऊंगा कि नाउन से कितने आते हैं, प्रोनाउन से कितने आते हैं, एडजेक्टिव से कितने आते हैं, ये सारा मैं डील करके बताऊंगा। ये मोटा मोटी तौर पे आप लोग को एक कॉन्सेप्ट दे दिए हैं कि आखिर हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो ये पता चल गया। अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा बेसिक पे, और उसमें भी बेसिक किसका, तो ये 2 पार्ट को भी छोड़ते हैं, हम बारी बारी से वीडियो लेकर के आएंगे। अंडरस्टैंडिंग पार्ट वाला भी लेकर के आएंगे, वर्ड वाला पार्ट भी लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी चर्चा हम ग्रामर पे करते हैं। ग्रामर को अगर हम देखें, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो ग्रामर का मतलब होता है, ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। 2 वर्ड पे फोकस कीजिएगा, एक तो सिस्टम पे और दूसरा लैंग्वेज पे। पहला सिस्टम पे और दूसरा लैंग्वेज पे। इसका एक और मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर का मतलब सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स कहने का मतलब जिसमें रूल का एक बहुत बड़ा कंबाइंड पार्ट बना हुआ है और उसका एक नाम दिया गया है ग्रामर। उसका एक नाम दिया गया है ग्रामर, और उसी में आप देख रहे हैं निकल करके आया है क्या, ग्रामर के पार्ट से लैंग्वेज। क्या निकल के आया है, लैंग्वेज। यानी कि अब हम चीजों को देखिए कैसे जोड़ते चलते हैं जीरो लेवल से आगे। पहले तो हमने देखा कि हमको पढ़ना क्या है, इंग्लिश। तो इस इंग्लिश में अगर ग्रामर वाले पार्ट हम देख रहे हैं तो उसमें हम चर्चा कर रहे हैं किसका, लैंग्वेज का। यानी इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहने का मतलब इंग्लिश एक क्या है, भाषा है। और भाषा का सीखने का तरीका जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कहिएगा कैसे, जरा ध्यान दीजिए। तो आपका जवाब आता है हिंदी। आपसे पूछा जाए कि कौन से लैंग्वेज पे आपका ज्यादा कमांड है, तो हम बिहारियों को जो स्टूडेंट होते हैं उनका सबसे ज्यादा जवाब आएगा हिंदी। अब जरा सोचिए कि हिंदी का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका व्याकरण का नॉलेज नहीं है, वर्ड उनके पास नहीं है, फिर भी वो अच्छे से बोल बना लेते हैं। ऐसा क्यों? सब कुछ गया हुआ लेकिन कॉन्फिडेंस भी सबसे ज्यादा हिंदी पे है। इसलिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग उस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा मजबूत है। आपने अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया है, और इसीलिए मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूं कि आप अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करें। यानी कहने का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है उस पर फोकस कैसे करें, तो आप चंपक पढ़ सकते हैं इंग्लिश का, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप इंग्लिश का, कुछ भी आप स्क्रिप्ट लेकर के इंग्लिश का पढ़ें। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका लैंग्वेज अच्छा होता जाएगा। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग पावर उतना बढ़ता जाएगा। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज कहां से निकल करके आया, जरा सोचिए। इंग्लिश कहां से निकल करके आया, तो इंग्लिश निकल करके आया कहां से, साउंड से। कहिएगा कैसे सर, तो पहले आपका आवाज आया कि भाषा आया। सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए कि पहले साउंड आया कि पहले भाषा आया। नहीं समझे? एक बच्चा का उदाहरण लेकर के हम चलते हैं कि एक बच्चा
जब जन्म लेता है तो पहले वो साउंड करता है कि लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ हो या मराठी हो, वो बोलना स्टार्ट बच्चा कर देता है जो पैदा लेता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि पहले कौन आया होगा? साउंड आया होगा, और साउंड के बाद आया लैंग्वेज, निकल करके क्या आया? लैंग्वेज। यानी कि ये जो साउंड है, ये साउंड आया तो लोगों ने क्या किया? पहले बोलना शुरू किया। जब बोलना शुरू किया तो उसके बाद जो उसमें से विद्वान लोग थे उन्होंने क्या किया? साइंबोल डालना स्टार्ट किया। उसके आवाज पे क्या किया? साइंबोल डालना स्टार्ट किया। अगर ए बोला तो साइंबोल डाल दिया, बी बोला तो साइंबोल डाल दिया, सी बोला तो साइंबोल डाल दिया। ऐसा ही साइंबोल आगे डालता गया। टोटल साइंबोल डाला कितना? 26। और क्लोज कर दिया, कहा हमारा भाषा इतना से एक कंप्लीट भाषा बन सकती है। और ये 26 लेटर्स जो है, इसी से इस इंग्लिश का क्या तैयार हुआ? लैंग्वेज तैयार हुआ। अब इस 26 लेटर्स जो है उसको एक नाम दे दिया गया। नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम दिया गया अल्फाबेट। इसका क्या नाम दिया गया? अल्फाबेट। की 26 लेटर को हम ABCD सुनाने से अच्छा है सब लोगों के पास एक अल्फाबेट बोल दे, ताकि आदमी समझ जाए कि इसमें क्या है? 26 लेटर्स का एक समूह है, एक संगठन है जिससे भाषा का निर्माण होता है, और भाषा का ये वैश्विक क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, अल्फाबेट आया। अब अल्फाबेट से क्या हुआ? तो अल्फाबेट से निकल करके क्या आया? पहले तो हम क्या करते हैं? अल्फाबेट को दो भागों में ग्रामेरियन ने क्या किया? अल्फाबेट को दो भागों में बांटा। और वो कौन सा है? कहा कि अब इसी अल्फाबेट से मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करना है, यानी अनेक क्या निकालना है? शब्द निकालना है। तो उन्होंने क्या किया? इसको दो भागों में बांटा। ऐसे समझिए कि एक को स्त्रीलिंग बना दिया और दूसरे को पुल्लिंग बना दिया, और दोनों को मिला दिया। और दोनों को जब मिलाया तो क्या होगा? प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और उस स्त्री का नाम क्या रखा? तो स्त्री का नाम रखा वॉवेल्स, और वो पुरुष का क्या नाम रखा? तो रखा कॉन्सोनेंट्स। अब आप लोग पहले से जानते हैं कि वॉवेल क्या होता है। तो A, E, I, O, U, ये है वॉवेल। कॉन्सोनेंट का अगर बात करें तो इसको छोड़ करके जो भी है, B है, C है, आगे चलते चलते हैं Z तक है। ये दो पार्ट में इसको बांट दिया, ये दो भागों में बांट दिया। अब इसी से आगे अल्फाबेट से बांटने के बाद निर्माण किया किसका? तो वर्ड का। किसका निर्माण किया? तो वर्ड का निर्माण किया। अब वर्ड के निर्माण में उन्होंने कुछ नियमें और कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कुछ नियमें और कुछ शर्तें रखी। और वो नियमें और शर्तें क्या है? तो पहला उन्होंने बोला कि ये वर्ड बनाने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। वर्ड बनाने के लिए ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि मिनिमम 2 लेटर्स होना चाहिए। मिनिमम 2 लेटर्स होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? मिनिमम 2 लेटर्स होना चाहिए। देखिए, आप लोगों को अगर बात समझ में आ रही है तो थम्स जरूर भेजिएगा, और यस सर भी लिख करके आप लोग जरूर भेजिएगा, ताकि हमको भी मजा आए। और एक चीज और आप लोग को कह देते हैं कि अगर आप लोग को पढ़ने में इजी लग रहा हो तो वीडियो को क्विट करके मत निकलिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसलिए क्विट नहीं कीजिएगा, देखिएगा। आसान लगेगा शुरू में, लेकिन यही आसानी 0 लेवल से हम स्टार्ट किए हैं, इसलिए थोड़ा सा आसान लगेगा। और इसमें बहुत कुछ हम मिश्रण लाए हैं, देख लीजिए, 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा। हमने क्या कहा? अल्फाबेट के बाद बनाया वर्ड,
और वर्ड बनाने के लिए क्या शर्त रखा, कहा ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, मिनिमम 2 लेटर्स होना चाहिए। अब इसमें भी नियम रखा, क्या नियम रखा, तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया और कहा थोड़ा सा मिटा करके ऊपर लिखते हैं, जो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि छूट न जाए आपका कुछ भी। इंग्लिश में आसान है, लिखना नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लिए काम चल जाएगा। चलिए वर्ड तक हम लोग पहुंच चुके थे, कहां पे, वर्ड। वर्ड में ऊपर लिखे थे क्या, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। दूसरा हमने कहा मिनिमम 2 लेटर्स होना चाहिए। इसमें भी उन्होंने नियम रखा, क्या नियम रखा, तो मिनिमम 1 वॉवेल होना चाहिए और दूसरा उन्होंने कहा मिनिमम 1 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यानी कि वर्ड बनाने के लिए एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बिना वॉवेल का वर्ड नहीं बनेगा, बिना कॉन्सोनेंट का वर्ड नहीं बनेगा। एक्सेप्शन को लेकर नहीं चलिएगा, आप कहिएगा कि सर आई तो सिंगल है और एक वर्ड है, तो उसको लेकर के नहीं चलेंगे हम लोग। नियम जो है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। मिनिमम 1 वॉवेल और मिनिमम 1 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब जरा देखिए, एट लिखते हैं तो इसमें एक वॉवेल है, एक कॉन्सोनेंट है। अगर हम लिखते हैं इन तो इसमें भी एक कॉन्सोनेंट है, एक वॉवेल है। लेकिन अगर हम लिखते हैं भाई, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम लिखते हैं भाई तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है और इसमें न तो कहीं पे वॉवेल आपको दिख रहा है। अगर हम लिखें स्काई तो इसमें भी कहीं पे आपको वॉवेल नहीं दिख रहा है। अगर हम लिखें ट्राई तो इसमें भी कहीं पे वॉवेल नहीं दिख रहा है। अगर हम लिखें क्राई तो इसमें भी कहीं पे वॉवेल नहीं दिख रहा है। तो क्या ये वर्ड नहीं है? तो ग्रामेरियन ने एक बीच का रास्ता निकाला कि ये भैया हमारा तो नियम यहाँ पे फेल होता चला जा रहा है। हमने जो कहा कि मिनिमम 1 वॉवेल होना चाहिए और मिनिमम 1 कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नियम फेल होता नजर आ रहा है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और बीच का रास्ता क्या निकाला, हमने लिखा होगा आपको लेटर अल्फाबेट में कि वॉवेल में बांटा, कॉन्सोनेंट में बांटा, उसके बीच में आप लिखिएगा एक सेमी वॉवेल। क्या लिखिएगा? सेमी वॉवेल। और वो सेमी वॉवेल नहीं पता चल रहा है, चलिए इधर लिख देते हैं सेमी वॉवेल। एक बीच का रास्ता निकाला और कहा कि भैया सेमी वॉवेल भी कोई चीज होता है जिसको हम वॉवेल के तौर पे वर्ड में ले सकते हैं, और वो है क्या, तो डब्लू और बाई। और वो है क्या, तो डब्लू और बाई, ये सेमी वॉवेल है। अब जरा बताइए कि बिना वॉवेल का वर्ड बनना संभव है? तो नहीं है। चलिए समाप्त करते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड से किस चीज का निर्माण किया, तो सेंटेंस का निर्माण किया। वर्ड से किसका निर्माण किया? सेंटेंस का। हम सीखेंगे अब सेंटेंस बनाना, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, वर्ड तक हम लोग सीख गए थे कि आखिर वर्ड कहाँ से आया, कैसे बना और वर्ड बनाने का नियम क्या है। वर्ड बनाने का नियम क्या है? वर्ड बनाने का नियम क्या है? अब वर्ड से निर्माण हुआ सेंटेंस का। क्या निर्माण हुआ? सेंटेंस का। अब ये सेंटेंस बनाने का भी क्या रखा, कुछ नियम और शर्त रखा,
और वो नियम और शर्त क्या रखा, तो पहला उन्होंने बोला कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा उन्होंने कहा मीनिंग फुल होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मीनिंग फुल होना चाहिए। तो ये सेंटेंस का जो निर्माण होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, लिख लीजिए ऊपर में, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यही सेंटेंस का फॉर्म करने का तरीका है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, वर्ब और क्या, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का फॉर्म करने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब देखेंगे जरा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कहिएगा सर हम तो सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा देखते हैं, फिर आप कह रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट। इसमें आप प्रीपोजिशन लगा करके सेंटेंस को जितना बड़ा हो सकता है खींच सकते हैं, कंजक्शन लगाते चलिए। बस प्रीपोजिशन और कंजक्शन लगाने का ज्ञान आपको होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन एग्जैक्ट बैठेगा, कहाँ पे कौन सा कंजक्शन एग्जैक्ट बैठेगा। इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, तभी आप सेंटेंस को लंबा खींच सकते हैं। अदरवाइज इतना तो आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज। अगर नहीं जानते तो हम इसी में अभी बताते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सदियों से आपके पढ़ते आए हैं। राम ईट्स मैंगो। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें इस सेंटेंस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है वो वर्ब का होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है, वर्ब का होता है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस बन सकती है। जैसे आप लिखते हैं राम इट्स, ये भी सेंटेंस है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये क्या है, सेंटेंस है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का उतना वैल्यू सेंटेंस में नहीं है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा तो वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस बना लेगा। कहिए ये कैसे, तो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। आप बोलते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें क्या सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है, नहीं है। डायरेक्ट स्टार्टिंग किससे है, तो वर्ब वन से है, और आगे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है और क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर भी ये सेंटेंस है, फिर भी ये क्या है, सेंटेंस है। अब हम लोग बिना सब्जेक्ट का, बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस रख सकते हैं। बिना सब्जेक्ट का, बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस रख सकते हैं। जैसे आप कहते हैं गो, आप कहते हैं कम, ये एक सेंटेंस है, ये क्या है, सेंटेंस है। लेकिन अगर वर्ब को खत्म कर दिया जाए तो सेंटेंस नहीं होगा। अगर हम यहां पे लिख दें राम मैंगो, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपको पता चल गया कि सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक वर्ब की आवश्यकता तो जरूर पड़ती है। वर्ब की आवश्यकता तो जरूर पड़ती है। विनय जी, आपका कहना है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्ब एंड मेन वर्ब। वर्ब एंड मेन वर्ब तो हम नहीं समझे, लगता है आप लिखना चाह रहे हैं एक्चुअली वर्ब और मेन वर्ब। सारे चीज पे हम चर्चा करेंगे और बहुत ही डीप में जाकर के चर्चा करेंगे। आपको क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल समझाएंगे आपको, एकदम टेंशन मत लीजिए। पहले ये बताइए कि ये समझ में आपको आया या नहीं। अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो देखिएगा हम चीजों को धीरे धीरे कैसे कनेक्ट करते जाएंगे आगे और थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे।
समझ में आया तो यस एस लिखते चलिएगा आप लोग, और आपका आंसर का जवाब हम देंगे वर्ब चैप्टर में। चलिए अभी फिलहाल हम समझ गए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। और आगे हम आपको बताते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचाने। देखिए आप लोग पहले से भी सब्जेक्ट पहचानना जानते होंगे और टीचर लोग आप लोग को बताए होंगे सब्जेक्ट पहचानना। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है और जो काम को करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। लेकिन उसी समय हम लोगों ने ट्रांसलेशन बनाया होगा आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, उसमें आई कुछ काम करने वाला नहीं है, फिर भी वो सब्जेक्ट है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानेंगे। जब तक आप सब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे, वर्ब नहीं पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे, इंग्लिश का वैसिक आपका गया हुआ है, ये मान करके चलिए। मैं पार्टिकुलरली किसी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसको बोल रहा हूं जिनको ये पता नहीं है कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका गया हुआ है। और हम विद्यार्थी को देखे हैं बहुत सारे कि 8-8 महीना ग्रामर पढ़ करके वो निकल जाते, लेकिन सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है। तो उसी पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं, और क्लास रेगुलर होगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सारे चीज हम क्लियर करेंगे। वर्ब हो, टेंस हो, टेंस की भी ऐसी क्रिया हम बताएंगे जो आप लोग रट करके याद किए, रट करके नहीं भैया, समझ करके हम चीजों को पढ़ेंगे। रटने से कंपटीशन निकलने वाला नहीं है, इस बात को आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि रटेंगे और रूल रटेंगे, याद करेंगे, एग्जाम निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। समझना होगा चीजों को। अगर नहीं समझ पाते तो हमको वीडियो को बार बार देखिएगा, नहीं समझ में आता तो फोन कीजिएगा, आपको हम समझाएंगे। जब तक आप समझेंगे नहीं, एरर आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट पे हम चर्चा करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, इस पे हम चर्चा करते हैं कैसे सब्जेक्ट को पहचानेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। अब जरा देखिए, सब्जेक्ट पहचानने का जो पहला तरीका है, जो आप लोग बच्चा से पढ़ चुके हैं, वो है क्या? तो हम जिस विषय में बात करते हैं या जो कार्य का करने वाला होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। पहला नियम जो आप बच्चा से पढ़ चुके हैं, हम जिस विषय में बात करते हैं या जो कार्य का करने वाला होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा नियम, वर्ब में कौन किसने लगाकर प्रश्न करेंगे, वर्ब में कौन किसने लगाकर, कौन या किसने, कौन या किसने ऑब्लिक डाल दिए हैं, कौन या किसने लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। बहुत ही आसान तरीका है, सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वर्ब में कौन किसने लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। तीसरा नियम है जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम करेगा, और वो है क्या? तो प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद आने वाला नाउन या
प्रोनाउन। प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन कह सकते हैं कांट बी सब्जेक्ट, कांट बी सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से देखिएगा, प्रीपोजिशन वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कांट बी सब्जेक्ट, मतलब वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। प्रीपोजिशन वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कांट बी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इससे हम एग्जाम्पल देते हैं और आपको कहेंगे कि आप सब्जेक्ट चुन करके हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए और बाद में हम आपको बताएंगे कि कैसे सब्जेक्ट पहचाना जाता है। पहले आपको बताना होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें, 1 में राम किल्ड रावण। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। राम किल्ड रावण। दूसरा, अगर हम बोले इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अगर तीसरा हम बोले डांसिंग ऑन द टेबल इज एन इज अ गुड आर्ट, इज अ गुड आर्ट। तीसरा अगर हम लिखते हैं ऑन द डे ऑफ द रैली इन गांधी मैदान, नथिंग बट द हेड्स ऑफ thousands of people were seen। देखिएगा, आप इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करके हमको बताइएगा। देखिएगा, ऑन द डे ऑफ द रैली इन गांधी मैदान, नथिंग बट द हेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल वाज वेयर सीन। देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला में यहाँ पे डांसिंग आ रहा है लोगों का, इंडिया आ रहा है, द टेबल आ रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग रॉन्ग आंसर्स। अच्छा ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अगर इसको इसमें देखा जाए तो ये तो पहले से हमको मालूम है कि क्या है, राम है। लेकिन पहले से मालूम है, उस आधार पे हम नहीं देखेंगे कि राम सब्जेक्ट है। हम जो बताए उस आधार पे देखेंगे। हमने क्या कहा, पहला कि जो कार्य का करने वाला हो या चर्चा का विषय हो वो सब्जेक्ट हो सकता है।
सब्जेक्ट हो सकता है। यह दूसरा नियम हमने बताया, वर्ब में कौन किसने लगाकर प्रश्न कीजिए, जो उत्तर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। देखिए किल्ड, किल्ड का मतलब मारा। अब कौन मारा, तो राम ने मारा। कौन मारा, तो राम ने मारा। और जब राम ने मारा तो ये मारने वाला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन चर्चा का विषय जरूर है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें अगर देखते हैं तो लिखा हुआ है डांसिंग ऑन द टेबल इज अ गुड आर्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब इसमें आया है कि डांसिंग होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट डांसिंग होगा। जिनका भी आंसर डांसिंग है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बताया तीसरा नियम की प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, कांट बी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कांट बी सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट कौन होगा, डांसिंग होगा। और इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। कहाँ पे है, यहाँ है। फोर्थ में अगर हम देखें तो कुछ लोगों का आंसर नथिंग आया है, बहुत सारे विद्यार्थी तो आंसर दिए ही नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये नहीं होगा। अब अटका मामला यहाँ पे बट जो है, बट के चलते ये मामला अटक रहा है। देखिएगा, ये बट के बाद हेड्स है, ये कंजक्शन है कि प्रीपोजिशन है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और तभी जाकर के ये सब्जेक्ट निकलेगा। नहीं तो इसका ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो सकता है, एक सब्जेक्ट ये हो सकता है, और ये प्रीपोजिशन के बाद थाउजेंड है, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी ये भी कट गया। इस प्रीपोजिशन के बाद आया है पीपुल, तो ये भी नहीं होगा प्रीपोजिशन के चलते। अब यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, ये एक ज्वेलरी वर्ब है। अब जरा देखेंगे मामला अटका कहाँ पे है, नथिंग पे और द हेड्स पे, दोनों में से कौन होगा। बट को अगर हम देखें कंजक्शन के तौर पे, क्योंकि बच्चा से आप पढ़ते आए हैं कि बट एक क्या है, कंजक्शन है। एकदम रेडीमेड आपको बताया गया है कि बट एक क्या है, कंजक्शन है। लेकिन बट जो है कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का काम करता है, कंजक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का काम करता है। अगर ये कंजक्शन का काम करेगा तब तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, अगर ये प्रीपोजिशन का काम करेगा तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये प्रीपोजिशन होगा तो ये कट जाएगा। अब जरा समझिए, कंजक्शन का काम और प्रीपोजिशन का काम अलग अलग है। कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है और प्रीपोजिशन दो शब्द को। कंजक्शन जब सेंटेंस में आएगा तो दो वर्ब लेकर के आएगा, और यहाँ पे वर्ब एक ही है। और पहला नियम, दूसरा नियम, अगर ये कंजक्शन का काम करेगा तो इसका मतलब होता है लेकिन, अगर ये प्रीपोजिशन का काम करेगा तो इसका मतलब होता है के सिवाय। और यहां पे मामला के सिवाय का है, यानी प्रीपोजिशन का है, इसलिए ये कट जाएगा। बचेगा कौन, नथिंग। और जब नथिंग हो गया तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, यानी वेयर कटेगा। वेयर कटेगा। समझ में आया तो यस एस लिखते चलिए आप लोग, पहली बात। दूसरी बात देखिए, क्लास आप लोग का रेगुलर चलेगा, हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसका क्लास हम चाहते हैं आप लोग मिस ना करें, और जितना ज़्यादा विद्यार्थी आपके अगल बगल में हो जोड़ने का कोशिश कीजिए। चीज़ें और विस्तार से लेके हम चलेंगे। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा फास्ट लगा होगा तो स्लो करके देखिएगा, उसमें फैसिलिटी रहता है। और लाइव और सब्सक्राइब तो एकदम करना मत भूलिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइव कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और थोड़ा ख़राब लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो और वीडियो जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपका मामला क्लियर होता चला जाएगा। अभी इसमें एग्जाम्पल थोड़ा कम दिए हैं, दूसरे वीडियो में जब हम आएंगे
तो एग्जाम्पल के साथ आएंगे और इसी का एग्जाम्पल के साथ आएंगे और इसके एग्जाम्पल पे हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे और तब आपको बताएंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को पहचाने और कैसे वर्ब को पहचाने। पहले एग्जाम्पल कुछ करवा देंगे, उसके बाद फिलहाल ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं ये दिमाग में रखिए और आप सब्जेक्ट पहचानने का कोशिश कीजिए। सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, पेपर ही उठा लीजिए और कुछ भी उठा लीजिए, सेंटेंस पहचानने का कोशिश कीजिए। ये बेसिक है इंग्लिश का, ये क्लियर हो जाएगा तो आप धीरे धीरे चीज़ों को आसानी से सीख सकेंगे। तो आज यहीं तक छोड़ते हैं, हम मिलेंगे फिर आपसे कल। ओके बाय।